से स्टार्ट होता है, जिसको कल अपन ने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइबेरियन क्या होता है, सांद्रता पदों के बारे में जानकारी होगी। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब को समझने से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या मतलब होता है? इवेपोरेशन। तो देखिए, आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड को भर दिया। क्या किया? कंटेनर लिया और उस कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया। ये जो सतह के मॉलिक्यूल हैं, ये सतह के अणु हैं, ये सतही अणु है अपने पास में, और ये जो अणु है अपने पास में ये है स्थूल अणु, इसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल। देखिए, ये जो अणु है ये सतही अणु है। जैसे ही अपन इसको हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा? इनको गतिज ऊर्जा मिलेगी, इन अणुओं को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलते ही क्या होगा? जो सबसे पहले जो वाष्पीकृत होंगे वो कौन से होंगे? सतह के अणु होंगे। कौन से होंगे? सतह के अणु क्या होंगे? वाष्पीकृत होंगे। देखिए कि स्थिर अणु को जैसे ही ऊर्जा मिलेगी, इस अणु को जैसे ही ऊर्जा मिलेगी, कहां जाएगा? ऊपर की साइड में जाएगा, और ऊपर जाकर के यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक गतिज ऊर्जा लेकर के क्या हो जाएगा? वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा कौन वाष्पीकृत होगा, तो देखिए इधर तो अपने पास में क्या है? अवस्था, और इधर है अपने पास में आकर्षण बल। अगर बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षण बल उपस्थित है, मैक्सिमम आकर्षण बल है इसके अंदर, मैक्सिमम आकर्षण बल होंगे इसमें, ठीक है। और अगर अपन बात करें द्रव अवस्था की, तो क्या होंगे? मध्यम अवस्था में क्या होंगे? आकर्षण बल होंगे। इसमें कह सकता हूं मैं अधिकतम अवस्था में क्या है? आकर्षण बल है अपने पास में, और इसमें क्या होंगे? मध्यम होंगे। और जो गैस होंगे उसके अंदर क्या होंगे? सबसे न्यूनतम आकर्षण बल होंगे। क्या होंगे? न्यूनतम आकर्षण बल उपस्थित होंगे। क्या होगा? जैसे ही अणु को गतिज ऊर्जा मिलेगी, ये अणु क्या होंगे? वाष्पीकृत होंगे। वाष्पीकृत होंगे तो सबसे पहले जो अणु जाएगा, वाष्प में बदलेगा, वो कौन सा अणु जाएगा? सतही अणु क्या होगा? वाष्प में परिवर्तित होगा। तो देखिए, अगर हम वाष्पीकरण की परिभाषा बोले कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? वाष्पीकरण क्या है? स्वतः प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने क्या काम किया, एक कंटेनर में पानी लेकर के काम किया, धूप में रख दिया। धूप में रखने पर जो पानी है वो अपने आप इसमें बदलना शुरू हो जाता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? एक स्वतः प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण की डेफिनेशन बोले तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड मॉलिक्यूल, एक ऐसा स्वतः प्रक्रम जिसमें द्रव के सतही अणु स्वतः किस में बदल जाते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो डेफिनेशन अगर अपन बोले इसकी, तो क्या होगा? द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं का स्वतः वाष्प में बदलना। द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं का स्वतः वाष्प में बदलना। वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है? ये अपन ने देखा कि वाष्पीकरण के अंदर सबसे जो पहले वाष्पीकृत होंगे वो कौन से अणु होंगे? सतही अणु होंगे। जैसे जैसे सतही अणु वाष्पीकृत होते जाएंगे, वैसे वैसे ही क्या होगा? ये ज्यादा से ज्यादा क्या बनती जाएगी? वाष्प अपने पास में बनती जाएगी। तो वाष्पीकरण की क्या होगी अपने पास में परिभाषा होगी? द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं का स्वतः वाष्प में बदलना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिया हमने, स्वतः वाष्प में बदलना, ये क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि वाष्पीकरण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो अगला टॉपिक अपना वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अपना टॉपिक है अपना वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को
प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं वाष्पीकरण को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक आपके पास में तापमान है। सबसे जो पहला फैक्टर वो कौन सा है तापमान। तो देखिए क्या करें वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की जो दर होगी वो समानुपाती है किसके टेम्परेचर के तापमान की। क्या मतलब हुआ देखिएगा कि जैसे जितना ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे वाष्पीकरण भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा अपने पास में। तो पहला जो फैक्टर है पहला जो कारक है वो कौन सा है तापमान है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी बढ़ेगी। दूसरा कारक अगर हम बोले दूसरा है आपके पास में द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति। वाष्पीकरण की दर को मैं लिख सकता हूं RE रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर। द्रव की प्रकृति का मतलब क्या है तो देखेंगे वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की जो दर होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण बलों की क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती होगी। आकर्षण बलों की क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या मतलब है देखिए इसका कि जैसे अपन बात करें ठोस द्रव और गैस की, किसकी बात करें ठोस की बात करें अपन, द्रव की बात करें और किसकी बात करें गैस की बात करें। किसकी ठोस द्रव और गैस की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होते हैं वो किसमें होते हैं ठोस के अंदर, उससे कम किसमें होते हैं द्रव के अंदर। सबसे जो आकर्षण बल कम पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं गैसों के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की प्रवृत्ति किसकी होगी गैस की होगी, फिर द्रव की, और सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी ठोस की होगी। तो जितने ज्यादा अणुओं के बीच में क्या होंगे आकर्षण बल होंगे उतना ही वाष्पीकरण की दर क्या होगी कम होगी। तो अब हम तीसरा कारक देखते हैं अपने पास में। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा जो कारक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जितना ज्यादा क्या करेंगे अपन वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की दर क्या है समानुपाती है किसके कंटेनर के, जो जिस कंटेनर में आपने द्रव को डाल रखा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो मैं कह सकता हूं वाष्पीकरण की जो दर है वो समानुपाती है किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटे बर्तन में क्या लिया पानी लिया और उस पानी को क्या बना रहे हैं अपन वाष्प बना रहे हैं। दूसरा एक तालाब के अंदर, तो वाष्पीकरण ज्यादा किसका होगा जिसका कितना ज्यादा क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्यों क्योंकि तालाब में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ज्यादा होता है और जो अपने पास में कंटेनर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कम होता है। तो वाष्पीकरण की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तीन ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं वाष्पीकरण की दर को क्या करता है प्रभावित करते हैं। इनको लिख लीजिएगा एक बार। देखिए आप इसको साइड। अब अपन डिस्कस करते हैं द्रव का वाष्प दाब। अगला जो टॉपिक है अपना वो है द्रव का वाष्प दाब। क्या है द्रव का वाष्प दाब। अगला टॉपिक है अपना द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। देखिए क्या मतलब है द्रव के वाष्प दाब से। मैं ये कह रहा हूं इनिशियल टाइम पे मान लीजिए आपने कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या डाल रखा है द्रव डाल रखा है, द्रव डाल रखा है और उसको मैंने क्या कर दिया बंद कर दिया। क्या कर दिया इसको बंद कर दिया इस कंटेनर को। अब देखिए इनिशियली कंडीशन में शुरुआती जब अपन वाष्प बनना स्टार्ट होगी उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर मैं कह रहा हूं t = 0 से लेकर, यानी जब वाष्प बनना स्टार्ट होगी उस टाइम पर मैं इसको एक अभिक्रिया के साथ में तुलना कर रहा हूं। रिएक्टेंट अभिकारक कौन है, अभिकारक है यहाँ पर अपने पास में क्या द्रव, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है अपने पास में उत्पाद जो होगा वो क्या होगा वाष्प होगा, लेकिन उसकी मात्रा अभी यहाँ पर कितनी है 0, कितनी है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली कंडीशन पर वाष्पीकरण की जो दर है ना RE का जो मान है वो क्या होगा अधिकतम होगा। क्या होगा RE का जो मान है वाष्पीकरण की जो दर होगी शुरुआती समय के अंदर क्या होगा वाष्पीकरण की दर क्या मिलेगी
अधिकतम मिलेगी। t इज इक्वल टू टी टाइम पर क्या होगा, t इज इक्वल टू टी टाइम पर रिएक्टेंट यानी कि द्रव जो है वो वाष्प में बदल चुका होगा, तो कुछ समय बाद में क्या होगा, रिएक्टेंट तो कौन होगा, द्रव होगा, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर जीरो होगा नहीं। अब प्रोडक्ट कौन आ गया अपने पास में, वाष्प आ गई, क्या गई, वाष्प बन चुकी है अपने पास में। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, t इक्वल टू 0 टाइम पर आर ई भी होगा, क्या होगा, आर ई का मान भी होगा, जहां पर क्या होगा, देखिए यहाँ दो प्रक्रियाएं चलेंगी एक साथ, कौन कौन सी, एक तो लिक्विड जो है ना वो किसमें बदलेगा, वेपर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, एक प्रक्रिया और भी चलेगी साथ साथ में, क्या कि वेपर वापस कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्यों, क्योंकि पात्र क्या है, बंद है, जैसे जैसे वाष्प बनेगी, वाष्प क्या होगी, इस दीवार की सतह से टकरा करके वापस किसमें संग्रहित होने लग जाएगी, द्रव में संग्रहित होने लग जाएगी। इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। यानी कि जब भी किसी बंद कंटेनर को हीट दी जाती है ना, तो वहां पर दो प्रक्रियाएं एक साथ चलती है, एक तो चलती है वाष्पीकरण की और एक चलती है कौन सी, संघनन। यानी कि दोनों प्रक्रियाएं बोली है यहाँ पर। t इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ सामने पर, इक्विलिब्रियम का मीनिंग है सामने। सामने पर क्या होगा कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण की जो दर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, संघनन की दर की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि जितनी वाष्प, जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है उतनी ही वाष्प किसमें बदलेगी, द्रव में बदलने लग जाएगी। समझ आया सबको, क्या करें अपन, जितना द्रव किसमें बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, उतना ही वाष्प किसमें बदलने लग जाएगी, द्रव में बदलने लग जाएगी। उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, साम्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साम्य बिंदु बोलते हैं। इतना सब कुछ क्यों समझाया जा रहा है, ये इसलिए समझाया जा रहा है कि जब भी अपन वाष्प दाब की परिभाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब की जब अपन परिभाषा बोलेंगे तो वाष्प दाब की परिभाषा परिभाषित किसके ऊपर की जाती है, साम्य बिंदु पर। इस पर साम्य बिंदु पर क्या करेंगे अपन, वाष्प दाब की परिभाषा क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो वाष्प दाब क्या होता है, देखिए साम्य बिंदु पर, सबसे पहला ही मैं ये पॉइंट बोल दूंगा, साम्य बिंदु पर क्या है, साम्य बिंदु पर वाष्प के द्वारा, साम्य बिंदु पर वाष्प के द्वारा कंटेनर की सतह जो है अपने पास में, पात्र की दीवार पर लगाया जाने वाला दाब, लगाया जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है, ये वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, क्या करेंगे तो वाष्प दाब की परिभाषा अपन बोले तो क्या कहेंगे, साम्य बिंदु पर वाष्प के द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए जाने वाला जो दाब होगा वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या कैसे बनेगा, देखिए कि यहाँ पर तो अपने पास में क्या है, समय, और यहाँ पर क्या है, दर। क्या है, दर। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या कर रखा है, पात्र को बंद कर रखा है, इन्हीं से दर बढ़ेगी। देखिए जैसे जैसे दर बढ़ेगी, समय बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वाष्पीकरण की जो दर है वो किसके इक्वल है, संघनन की दर के क्या है, इक्वल है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको ही अपन, ये जो समय है, ये समय कौन सा है, टी इक्विलिब्रियम है, टी साम्य है। ये कौन सा है, टी इक्विलिब्रियम बोल दो, या इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, टी साम्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी साम्य बोलते हैं। तो ये क्या है अपने पास में, वाष्प दाब की परिभाषा है कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब के ऊपर अपने ग्राफ बनाया है अपने, और किस प्रकार से वाष्प दाब को परिभाषित किया जाता है। इतना इस सभी का एक कंक्लूजन है, वो है ये पॉइंट कि वाष्प दाब को जब भी परिभाषित किया जाएगा किस पर किया जाएगा, साम्य बिंदु पर किया जाएगा। साम्य बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जिस बिंदु पर संघनन की दर और वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बराबर होती है, वह समय क्या कहलाता है, साम्य कहलाता है।
क्या कहता है? साम्य बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर संलग्न की दर और वास्तविक की दर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, वो क्या कहलाएगा अपने लिए? क्या कहलाएगा? साम्य बिंदु कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वास्तविक को प्रभावित करने वाले कारक। वास्तव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों से पहले अपन देखते हैं कि वाष्प दाब का जो मान है, वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। क्या कहते हैं अपन? वेपर प्रेशर, वाष्प जो दाब होता है, वाष्प दाब का मान केवल तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, वाष्प दाब का जो मान होगा, किसका? वाष्प दाब का जो मान होगा, उससे पहला पॉइंट ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तापमान के ऊपर क्या कर रहा है? अपने लिए डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर जो दूसरा पॉइंट है, वाष्प दाब का मान, वाष्प दाब का मान किसके ऊपर? देखो, वाष्प दाब का जो मान है वो द्रव की मात्रा, इस पर द्रव की मात्रा, पात्र के आकार व पात्र के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या कर रहे हैं अपन? समझेगा कि वाष्प दाब का जो मान है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? तापमान के ऊपर। ये बात याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर का जो मान है, वाष्प दाब का मान है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में चेंज होगा? टेम्परेचर के साथ में क्या होगा? चेंज होगा अपने पास। दूसरी बात क्या है कि वाष्प दाब का जो मान है वो द्रव की मात्रा पर, पात्र के आकार पर, पात्र के द्रव्यमान पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। ये दो पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या? वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब किसके ऊपर निर्भर करता है? वो भी अपन ने देखा कि वाष्प दाब का मान सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? तापमान के ऊपर क्या करता है? ये डिपेंड करता है। आगे अपन अगला पॉइंट देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं? वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। इसको लिख लीजिएगा एक बार। अगला पॉइंट अपना वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं? वाष्प दाब को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे अपने पास। ठीक है, पहला जो अपना कारक है, पहला जो फैक्टर है, वो फैक्टर अपना क्या? द्रव की प्रकृति। क्या है? द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है अपने पास। कैसे? देखो, वेपर वाष्प दाब को अपन शॉर्ट कट में लिखेंगे वीपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन? इसको वीपी बोलेंगे अपन। तो वेपर प्रेशर वीपी डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बलों के क्या है? ये समानुपाती है। कि क्या कह रहे हैं कि जिस पदार्थ के अंदर जितने ज्यादा आकर्षण बल होंगे, उस पदार्थ का उतना ही कम क्या बनेगा? वाष्प दाब बनेगा। वाष्प दाब कम क्यों बनेगा? क्योंकि वाष्प की क्या होगी? कमी होगी अपने पास में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं। एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने क्या डाल रखा है? पानी। क्या डाल रखा है? पानी, जिसको मैंने नाम दे दिया टी। और एक कंटेनर अपने पास में क्या है, जिसमें मैंने क्या डाल रखा है? एल्कोहल, C2H5OH। अगर मैं आपको ये कहूं और इस कंटेनर को मैंने नाम दिया बी, किस वेसल के अंदर ज्यादा वाष्प दाब बनेगा? तो क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर C2H5OH इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2। क्या करें? एल्कोहल
ज्यादा है किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में। एल्कोहल का वाष्प दाब ज्यादा होता है किसकी तुलना में होता है, H2 की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए रीजन में यही लिख देता हूं, प्रबल हाइड्रोजन बंध। इसमें क्या होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, और इसमें क्या होता है, दुर्बल H बंध क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। इस कारण से क्या होता है, इसका वाष्प दाब क्या बनता है, ज्यादा बनता है, और इसका वाष्प दाब क्या बनता है, कम बनता है। मैंने क्या कहा कि जिसके अंदर जितने ज्यादा आकर्षण बल उसका वाष्प दाब उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसके आकर्षण बल क्या है, इसमें प्रबल है, प्रबल इसमें क्या है, H बंध है, और इसमें क्या है, दुर्बल है, तो दुर्बल वाले का वाष्प दाब क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा किसकी तुलना में, प्रबल वाले की तुलना से। ठीक है, तो पहला जो हमने कहा कौन सा है, द्रव की प्रकृति होगी। कैसे होगी, द्रव की प्रकृति। अब देखिए वाष्प दाब के मान के आधार पर पदार्थों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं वाष्पशील पदार्थ, कौन से होते हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका वाष्प दाब क्या होता है, शून्य के इक्वल नहीं होता, यानी जिनका कुछ ना कुछ क्या बनता है, वाष्प जरूर बनते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। और इनका P नॉट इक्वल टू क्या होता है, P नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या करें, P नॉट क्या है, इसका आंशिक वाष्प दाब, क्या है, आंशिक वाष्प दाब, जिसको अपन निरूपित करते हैं P नॉट से अपने पास। ठीक है, तो वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जिनके पास में क्या होता है, कुछ ना कुछ वाष्प दाब उनका जरूर बनता है, वो क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे कहलाते हैं अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका वाष्प दाब क्या होता है, शून्य होता है, वो क्या कहलाते हैं, अवाष्पशील। देखिए यहाँ नाम से पता चलता है, वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब उनके द्वारा क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। और अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जिनके द्वारा कुछ भी वाष्प नहीं बनती, इसका मतलब उनका वाष्प दाब कितना होगा, शून्य होगा, और उनका वाष्प दाब क्या होगा, P नॉट इक्वल टू शून्य होगा उनके पास। ठीक है, ये हो गया अपने पास में वाष्प दाब के मान के आधार पर अपने पदार्थों को दो भागों में बांटा है। ये तो वाष्पशील पदार्थ, और दूसरे कौन से हैं, अवाष्पशील पदार्थ है। आगे अपना टॉपिक देखते हैं, दूसरा जो फैक्टर है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला दूसरा जो कारक है वो कौन सा है, तापमान। कौन सा है, तापमान है, उसको भी देखते हैं जरा। देखिए क्या कहता है, दूसरा जो फैक्टर है अपना, दूसरा जो कारक है वो है तापमान। क्या कहता है कि वाष्प दाब जो है, वेपर प्रेशर दैट इज प्रोपोर्शनल टू इसके टेंपरेचर। क्या करें, वाष्प दाब जो मान होगा वो समानुपाती होगा इसके तापमान के समानुपाती। जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका वाष्प दाब बनेगा आपके पास। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको तापमान का वेपर प्रेशर के साथ एक संबंध है, जो आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे, केल्सियस-कैल्ट्रियन इक्वेशन। क्या होती है, केल्सियस-कैल्ट्रियन इक्वेशन की सहायता से हम क्या रिलेशन संबंध स्थापित करते हैं, किसका संबंध स्थापित करेंगे, वाष्प दाब के तापमान के साथ में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगी P2/T1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिजल्ट निकल के आता है किसका, वाष्प दाब का किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में संबंध होता है। और इसी को बोलते हैं केल्सियस-कैल्ट्रियन इक्वेशन। समीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, ये संबंध किसके बारे में बताएगा, वाष्प दाब और तापमान का संबंध बताएगा कौन, केल्सियस-कैल्ट्रियन इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या निकालते हैं, किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है उसका तापमान के साथ में संबंध क्या होगा, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, वाष्प दाब का। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम था विलियन। क्या था, विलियन। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे विलियन का वाष्प दाब। क्या डिस्कस करेंगे, विलियन का वाष्प दाब डिस्कस करेंगे कि विलियन का वाष्प दाब क्या होगा।
विलियन का वाष्प दाब। विलियन के वाष्प दाब को बढ़ाने के अपने पास में दो केस है। क्या? केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या, यदि विलियन में अवाष्पशील, क्या, यदि विलियन में अवाष्पशील विलयन मिला दिया जाए, विलयन मिला दिया जाए। पहला जो कंडीशन है अपना वो क्या है, यदि विलियन में क्या मिला हुआ है आपके पास में, अवाष्पशील क्या मिला हुआ है, विलयन मिला हुआ है, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। पहला केस इसको डिस्कस करते हैं अपने पास में। तो देखिए क्या होगा, आपने दिया क्या, एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर लिया, दो कंटेनर है, इसमें शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक अपने पास में क्या होता है, पानी, H2 है अपने पास में शुद्ध विलायक। क्या है, शुद्ध विलायक है अपने पास में, और इसमें क्या डाल रखा आपने, विलयन मिला रखा है। क्या मिला रखा है, विलयन मिला रखा है इसमें। ठीक है, देखिए विलायक क्या है यहाँ पर, वाष्पशील है, और विलय क्या है, अवाष्पशील। यानी कि इसका जो पी नोट होगा ना, तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसका जो होगा वो कितना होगा, PaO, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PaO किसको निरूपित करेगा, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। किसको निरूपित करेगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को निरूपित करेगा अपने पास। ठीक है, क्या क्या आपने इसमें मिला, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, एक दूसरे में मिक्स कर दिया। मिक्स कर, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सतह के ऊपर सिर्फ किसके अणु होंगे, एक के अणु होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें बी के अणु है। यहां पर क्या है, ए, जितने भी अणु होंगे यहां पर सभी किसके उपस्थित होंगे, ए के। यहां इस चक्र के अंदर ए तो कहा जाएगा विलायक को, और बी किसका नाम दिया जाएगा, विलयन। याद रखिएगा, ए किसको निरूपित करता है, विलायक को, और बी किसको निरूपित करता है, विलयन को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहां पर जो सतह के ऊपर अणु होंगे किसके होंगे, बी के होंगे। तो देखिए यहां पर जो विलयन बनेगा, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पर क्या बनता है, विलयन बनता है। यहां पर ए भी होंगे और बी भी होंगे। ठीक है, क्या है, ए और बी दोनों के क्या होंगे, अणु उपस्थित होंगे। तो किसी भी विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम क्या था, राउल्ट। क्या नाम था, राउल्ट। तो राउल्ट क्या नियम क्या है, अगर आपको किसी भी विलयन का वाष्प दाब निकालना है और तो अपन किसकी हेल्प से निकालते हैं, राउल्ट के नियम की हेल्प से निकालते हैं। राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब, क्या कहते हैं, किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो उस विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या करें अपन, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी भी विलयन का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो होता है उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक, वाष्पशील घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या होता है, ये स्टेटमेंट है इसका, राउल्ट के नियम का। किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा उस विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक के क्या होता है, मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर, यहां ये क्या है, विलायक है, और ये कौन है, विलयन है।
क्या है, विलय है अपने पास। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं XK क्या है, विलायक के मोल भिन्न। X क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं इसको, आप इन दोनों के पीछे लिखोगे इनको, जो भी अपन लिख रहे हैं डाटा, यहां पर लिख रहा हूं मैं विलायक और यहां पर बोल रहे हैं विलय। तो देखिए अगर मैं इनके मोल भिन्न की बात करूं, अगर इनके मोल्स की बात करें पहले तो इसके मोल कितने Na, इसके मोल कितने Na, कितने हैं, इसके मोल कितने Na मोल है और इसके कितने हैं Nb। अगर अपन बात करें इसके मोल भिन्न की बात करें, इसकी बात करें मोल भिन्न की बात करें तो यहां पर कितना होगा, XA वो किसके इक्वल होगा, Na प्लस N विलयन के अंदर। XB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, NB Na प्लस N। ठीक है, इसका अगर मैं वाष्प दाब देखूं तो इसका वाष्प दाब तो कितना है, PA0 और इसका वाष्प दाब कितना है, 0। क्यों 0 है, कारण क्या है इसका, क्योंकि ये कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ। कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है अपने पास। कैसा है, अवाष्पशील पदार्थ है अपने पास। ठीक है, ये ज्यादा आपने तो याद रखना है इतना। तो अपन ने ये देखा कि विलायक तो क्या है, वाष्पशील है, और विलय कैसा है, अवाष्पशील है। इतना अपने को समझ में आया यहां से कि यहाँ पर वाष्पशील कौन सा पदार्थ है, वाष्पशील कौन सा घटक है, विलायक, और अवाष्पशील कौन सा है, विलय अपने पास है। ठीक है, अब राउल्ट के नियम को अप्लाई करते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है वो देखिएगा एक बार। राउल्ट का नियम कह रहा है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक के मोल भिन्न क्या होता है, समानुपाती में होता है। तो मैं क्या करूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं PS से। PS विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, वाष्पशील घटक के, जहां पर A तो क्या है, वाष्पशील है, और B कैसा है, अवाष्पशील। ये तो कैसा है मेरे पास में, वाष्पशील घटक कौन है, A अपने पास में, B कैसा है, अवाष्पशील घटक है। इसको ध्यान दीजिए, A कैसा अपने पास में, वाष्पशील है, और B कैसा है, अवाष्पशील। B जो घटक है वो कैसा अपने पास में, अवाष्पशील है। तो क्या करें, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, XA के। ये बात समझ में आ गई होगी। किसके अनुसार है ये, राउल्ट के नियम के अनुसार, अपने स्टेटमेंट के अनुसार हो रहा है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा उस विलयन में उपस्थित क्या, वाष्पशील घटक के मोल भिन्न क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए प्रोपोर्शनलिटी बढ़ाओगे, कांस्टेंट लगाओगे कितना, PA0 into XA। ठीक है, अपन ये जानते हैं क्या जानते हैं अपन कि XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो मुझे यहां से वैल्यू किसकी चाहिए, XA की, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं, फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें रखने पर तो क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू कितना, PA0 1 माइनस क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, PS विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, इज इक्वल टू किसके, P0A माइनस PA0